जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में, जिसका नाम है ब्लैक स्टॉकिंग्स। दोस्तों, ये एपिसोड सच्ची घटना पे आधारित है, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कहानी बताई जाती है, जहां जून 2009 न्यूयॉर्क में एक कपल रनिंग कर रहा था। अचानक उस पति को एहसास हुआ कि वो जो उसके साथ दौड़ रही है वो उसकी बीवी नहीं है। उसे लगने लगा कि वो एक इम्पोस्टर है जो कि उसे डिस्ट्रॉय करने आई है। इसीलिए उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अपनी बीवी का गला काट दिया, जिससे उसकी बीवी की वहीं पे मौत हो गई। इस घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जब उससे पूछा कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा है, तो उसने बताया कि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बीवी की जगह कोई आ गया है। डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया तो उन्हें पता चला कि उसे कैपग्रास सिंड्रोम हो गया है। दोस्तों, इस सिंड्रोम में इंसान को लगता है कि उसका प्यार करने वाला जो भी है वो एक चेंजलिंग है, यानी किसी ने उसकी जगह ले ली है और वो इंसान वो नहीं है। दोस्तों, आज के जमाने में ये एक सिंड्रोम माना जाता है, लेकिन 100 साल पहले लोग इस बीमारी को कुछ और ही माना करते थे। 19वीं सेंचुरी आयरलैंड में मैजिक और सुपरस्टिशन को बहुत ही मान्यता दी जाती थी और हर कोई वहाँ पे अंधविश्वासी हो गया था और वो मैजिक में विश्वास किया करते थे। वहाँ पे जब भी कुछ चमत्कार हुआ करता था तो लोग हमेशा उसके आंसर्स के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया करते थे और उन्हें ये लगता था कि शायद स्पिरिट्स और क्रीचर ये सब कर रहे हैं। उस क्रीचर को वो लोग फेरी मानते थे, जिसको वो लोग चेंजलिंग बुलाया करते थे, और चेंजलिंग के पास ऐसी शक्तियां थी जो कि किसी भी इंसान की जगह ले सकता था। फिर हमें 1895 आयरलैंड का एक विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पे ये मान्यता थी कि जिसको आप प्यार करते हैं, अगर उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव है तो उसकी जगह चेंजलिंग ने ले ली है, और उसे वापस लाने के लिए वो उस बंदे को टॉर्चर किया करते थे। उसी गाँव में ब्रिजेट क्लेरी नाम की एक लड़की रहती थी और वो एक मॉडर्न वुमेन थी जो कि अपना बिजनेस खुद चलाती थी। उसके पति का नाम माइकल था, जो कि उसके साथ काम किया करता था। ब्रिजेट बहुत ही टैलेंटेड थी, जो सिलाई का काम भी जानती थी, इसीलिए वो पूरे गांव के लिए कपड़े सिला करती थी और पैसे कमाने में अपने पति का हाथ बटाती थी। उस जमाने में जब लड़की ऐसे कोई काम किया करती थी तो उसे वो लोग गंदी नजर से देखा करते थे और ऐसा माना जाता था कि लड़की अगर घर से बाहर निकल रही है तो वो किसी और मर्द के साथ संबंध बना रही है। माइकल की ये मान्यता थी कि वो अपनी बीवी को ओन करता है, इसीलिए वो उसे मना करता था वो काम करने के लिए। माइकल को यह भी लगता था कि ब्रिजेट की माँ की मौत चेंजलिंग की वजह से हुई है और उस गांव में एक जगह थी जहाँ पे कुछ सर्कल्स बनाए हुए थे और उनका मानना था कि वो क्रीचर उसी जगह में रहा करते हैं और जो कोई भी वहाँ पे जाता था वो उन्हें पकड़ लेते थे। उस जगह को उन लोगों ने फेरी रिंग्स का नाम दिया था और उनके मुताबिक वो एक दरवाजा था जो कि उन्हें उनसे जोड़ता था। ऐसा माना जाता था कि उसके पास जो कोई जाता था चेंजलिंग उन्हें पकड़ लिया करते थे और उस पर्सन का रूप लेके वो जमीन पे आते थे वहाँ पे जिंदा रहने के लिए। लोगों ने पता करने के लिए कुछ रेमेडीज बनाई थी कि वो इंसान चेंजलिंग है या नहीं। वो लोग उन्हें बेड से बांध दिया करते थे और अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे ताकि वो पता लगा सके कि वो चेंजलिंग है या नहीं। इससे उस बंदे पे काफी असर पड़ता था और बहुत सारे लोग पागल हो जाया करते थे, जिसकी वजह से ये साबित हो जाता था कि वो चेंजलिंग है और वो लोग उसे मार दिया करते थे। ऐसा कहा जाता था कि उस पर्सन को वापस लाने के लिए सिर्फ 9 दिन होते हैं और अगर कोई चेंजलिंग उन्हें पोजेस कर लेता है तो 9 दिन बाद वो वापस नहीं आ सकते। एक दिन ब्रिजेट अपने कपड़े सप्लाई करके बाहर से घर में आती है और माइकल जब उसे पकड़ता है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बहुत जोर से खांस रही थी और उसे बहुत तेज बुखार भी था। ब्रिजेट का पिता माइकल से कहता है कि वो उसे बेड पे लेटा दे और वो डॉक्टर को बुला रहा है। माइकल जब उसे ले जाता है तो ब्रिजेट की तबीयत इतनी खराब होती है कि वो अपने पति को पहचान नहीं पा रही होती है। उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि वो उसका पति है। इससे माइकल को लगता है कि शायद ब्रिजेट को चेंजलिंग्स ने पकड़ लिया है और वो जो उनके पास है वो ब्रिजेट नहीं बल्कि कोई चेंजलिंग है। वहाँ पे ऐसा सुपरस्टिशन था कि चेंजलिंग आयरन से बहुत डरा करते थे, इसीलिए माइकल सबसे पहले ब्रिजेट के सामने आयरन लाता है, लेकिन वो उसे फेंक देती है और उससे कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। इससे माइकल को विश्वास हो जाता है कि वो जरूर कोई चेंजलिंग ही है। वो एक छोटा सा गांव था जहाँ पे खबर बहुत ही तेजी से फैलती थी और ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि ब्रिजेट को चेंजलिंग ने पकड़ लिया है। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और ब्रिजेट को वो चेक करता है और वो उन सबको बताता है कि वो कोई चेंजलिंग नहीं बल्कि ब्रिजेट है और नर्वस एक्साइटमेंट की वजह से उसकी थोड़ी सी याददाश्त चली गई थी क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसमें से कोई भी डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्हें इस बात पे यकीन था कि वो ब्रिजेट नहीं बल्कि कोई चेंजलिंग ही है, जो कि ब्रिजेट को देख के सबको बताते हैं कि उसकी हालत खराब है और उसे मेडिकल सपोर्ट चाहिए। माइकल एक दवाई फादर के पास लेके जाता है और उससे कहता है कि वो इस दवाई को ब्लेस कर दे ताकि वो एक फेरी डॉक्टर को इसे दे और इसमें मिला के वो कुछ ब्रिजेट को पिलाएं। फादर उससे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रिजेट ही है बल्कि कोई चेंजलिंग नहीं है, लेकिन माइकल को फादर की बात समझ में ही नहीं आती क्योंकि उसका मानना था कि वो उसकी बीवी नहीं है। फादर उससे कहते हैं कि वो पुरानी मान्यताओं के हिसाब से ना चले, ये एक मॉडर्न आयरिशरी है और यहाँ पे फोकलोर की मान्यता नहीं है। वो बस जीसस पे विश्वास करे और उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
माइकल उनकी बात इग्नोर करता है और उनसे कहता है कि वो फेरी डॉक्टर को जरूर दिखाएगा। तो उनके फादर उसकी दवाई को ब्लेस कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों पहले जमाने में जब कोई लेडी इंडिपेंडेंट या स्ट्रांग हुआ करती थी तो मैन उनसे कम्पीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा घबराते थे। उनके अंदर ये ईगो थी कि एक लड़की उनसे अच्छा काम कैसे कर सकती है, इसीलिए वो उन लोगों के बिहेवियर को डिविएंट कहा करते थे। सालों पहले जूलिया नाम की एक औरत हुआ करती थी जो कि बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफर थी। जब वो 48 साल की हुई तो उन्हें एक कैमरा गिफ्ट दिया गया था और उसके बाद से ही उन्हें फोटोग्राफी का शौक हुआ और वो बहुत बड़ी फोटोग्राफर बनी। ये घटना 1863 की थी और उस जमाने में वुमेन्स का काम था सिर्फ बच्चे पैदा करना। जूलिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली और वो एक फोटोग्राफर बनी, जो कि उस जमाने में उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। डॉक्टर ह्यू डायमंड भी उस जमाने के एक फोटोग्राफर थे और वो एजाइलम फोटोग्राफर के सुपरिटेंडेंट थे, जहाँ पे उन्होंने अपने पेशेंट्स की बहुत सारी सुंदर तस्वीर भी ली थी। वो सारी वुमेन की फोटोज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी, क्योंकि उन वुमेन्स को जबरदस्ती मेंटल एजाइलम में भेज दिया जाता था, क्योंकि वो लाइफ को अपनी तरह जीना चाहती थी और उनके पति ये नहीं चाहते थे। इसीलिए वो जबरदस्ती उन्हें इंसेन घोषित करके वहाँ पे भेज दिया करते थे। उस जमाने में अगर कोई फादर या पति अपनी बीवी को इंसेन घोषित करना चाहता था तो वो किसी 2 डॉक्टर को मना लेता था उसे पागल करार देने के लिए, और उसके बाद उसकी बीवी को बड़े आराम से वो मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया करता था। वहाँ पे औरतों को ट्रीट करने के लिए मरकुरी क्लोराइड दिया जाता था, और हम सबको पता है कि मरकुरी हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक होता है। इसी वजह से उस टाइम में ज्यादातर वुमेन्स इंसेन हो जाया करती थी। डॉक्टर ह्यू ने उन वुमेन्स की फोटो इसीलिए ली क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो अपनी फोटो देखती हैं तो वो हील बहुत जल्दी होती हैं और वो इस चीज को पॉजिटिवली लेंगी और उन्हें एज अ मिरर ये काम आएगी। ब्रिजेट भी इतनी ही पावरलेस हो गई थी जितनी की ये वुमेन्स थी। माइकल को अब भी लग रहा था कि उसकी बीवी को किसी चेंजलिंग ने पोजेस कर लिया है। उसका एक भाई था जिसका नाम था जैक डन, और वो एक हैंडीकैप था जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता था। उसने सालों लगा दिए थे फेरी टेल्स पढ़ने में और उसने कुछ रेमेडीज निकाली थी चेंजलिंग को भगाने के लिए। माइकल ने उसे अपने घर में बुलाया ताकि वो उसकी बीवी को ट्रीट कर सके। जेम्स अपने भाई को बताता है कि उनके पिता 2 दिन पहले मर गए हैं, जिससे माइकल को बुरा लगता है, लेकिन वो अपने पिता से इतना अटैच नहीं था। जेम्स उससे कहता है कि ये सब उसकी बीवी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब भी चेंजलिंग किसी घर में प्रवेश करता है तो उस घर में किसी न किसी की मौत जरूर होती है। इधर ब्रिजेट की बहन आई होती है जो कि उसे संभाल रही थी, और ब्रिजेट उससे कहती है कि उसके अंदर कोई चेंजलिंग नहीं है, बल्कि वही ब्रिजेट है जो कि बीमार पड़ी हुई है और कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी बहन को बताती है कि उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है कुछ भी करने का। एक बार जब वो फेरी सर्कल से वापस आई थी तो उसके पति ने उसे बहुत मारा था और उसने एक आग की लकड़ी लेके उसके फेस के सामने रख दी थी, ये पता लगाने के लिए कि वो चेंजलिंग है या उसकी बीवी। और उस लकड़ी को उसने इतनी पास रखा था कि उसको वो आंच लग रही थी, लेकिन उसको ये साबित करना था कि वो कोई चेंजलिंग नहीं बल्कि उसकी बीवी है। इसीलिए उसने उस आंच को सहा और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि वो ब्रिजेट ही है। इधर जैक डन सबको बताता है कि उसने उसका एक क्योर निकाल लिया है। वो यूरिन से मिला के कुछ औषधियां लाया है जिसे ब्रिजेट को उन्हें खिलाना होगा, और अगर वो 3 बार उसे उगलेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो चेंजलिंग ही है। दोस्तों यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि ब्रिजेट का पिता भी उन सब से मिला हुआ था और उसे अपनी बेटी पे विश्वास ही नहीं था। वो सभी ब्रिजेट के रूम में जाते हैं और उसके हाथ और पैर पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे वो यूरिन वाली औषधि पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिजेट को उससे बहुत बदबू आती है, इसीलिए वो 3 बार उसे उगल देती है। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं जिससे ब्रिजेट की मेंटल हालत बहुत ही खराब हो जाती है। आखिरी रात को माइकल ब्रिजेट के पास जाता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। ब्रिजेट उसे अपनी एक पुरानी बात बताती है जो सिर्फ उन्हीं के बीच थी। वो अपनी जान बचाने के लिए उससे कहती है कि वो वापस आ गई है और वो चेंजलिंग वहाँ से भाग गया है और वो उसके हाथ खोल दे और उसे हमेशा के लिए आजाद कर दे। वो इतना रोती है कि माइकल को उसकी बात पे विश्वास हो जाता है, इसीलिए वो उसके हाथ खोल देता है और उससे कहता है कि अब वो आजाद है। फिर हमें एक शार्प शूटर फ्रैंक बटलर की कहानी बताई जाती है, जो कि अपने आप को सबसे महान शूटर माना करता था और वो जिस भी प्रतियोगिता में जाता था वो हमेशा जीत के आता था। तो उसका निशाना इतना सटीक था कि वो हमेशा अपने एम पे ही जाके लगता था। एक दिन फ्रैंक ओहायो के एक छोटे से टाउन में गया था और वहाँ पे उसने लोगों को चैलेंज किया। वहाँ पे बैटिंग में बहुत ही कम लोगों ने बटलर पे बैट किया था। उसी कॉम्पिटिटर थी 15 साल की 5 फुट की एक छोटी सी लड़की, जो कि ओहायो की उस जमाने में बहुत ही बेस्ट शूटर हुआ करती थी। प्रतियोगिता में वो लड़की बटलर से जीत गई क्योंकि उसका निशाना उससे भी ज्यादा सटीक था। पर दोस्तों बटलर को इससे कुछ भी बुरा नहीं लगा। उसे इसने अपनी ईगो पे नहीं लिया और उसे उस लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था एनी और कुछ दिनों में उन लोगों ने शादी भी कर ली थी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ टीम बन गए और खूब सारे शोज करने लगे। फ्रैंक को यह बात पता थी कि एनी उससे ज्यादा बढ़िया शूटर है और उसको इस चीज से कभी भी इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हुई थी। उसने खुद शूटिंग छोड़ दी और वो अपनी बीवी का असिस्टेंट बन गया। लोगों को ये लगने लगा था कि वो काफी जेलस है अपनी बीवी से, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपनी बीवी के टैलेंट की कदर करता था और वो उससे बहुत प्यार करता था। वो अपनी बीवी को एक एंजल बुलाता था और उसे उस पर बहुत ही ज्यादा गर्व था। एनी ओकली अमेरिका की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार थी और 19th सेंचुरी में उसके जितना फेमस कोई भी नहीं था।
कई सालों तक एनी शूटिंग करती रही और फ्रैंक हमेशा उसका साथ देता रहा। 1926 में एनी चल बसी। अपनी बीवी की मौत से फ्रैंक को काफी सदमा लगा था, इसीलिए उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था और 18 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। जहां उस वक्त फ्रैंक जैसे हस्बैंड भी थे जो कि अपनी बीवी का साथ दिया करते थे, वहीं पे माइकल था जो कि अपनी बीवी को एक चेंजलिंग समझ रहा था। अगले दिन फादर उनके घर में आए और उन दोनों को ब्लेस किया और ब्रिजेट को बहुत दिनों बाद अनुमति मिली बाहर जाने की। माइकल ने देखा कि ब्रिजेट अपनी ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन रही है और जब वो बाहर गई तो उसे खाना सर्व किया गया। ब्रिजेट को साबुत ब्रेड खाने की आदत थी, लेकिन इस बार उसने ब्रेड के टुकड़े कर दिए और उसका निवाला बनाया। माइकल ये देख के हैरान हो गया और उसने उसे कहा कि उसकी बीवी कभी भी ब्रेड को टुकड़े में नहीं करती है। उसे यकीन हो गया कि वो चेंजलिंग है और वो जबरदस्ती उसे वो खाना खिलाने लगा। सभी लोग उसे समझाने लगे कि वो उसकी बीवी ही है, लेकिन तभी उसने उसे उठा के पटक दिया जिससे वो जख्मी हो गई और उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल गिरा के उसने जिंदा जला दिया। उसने सबको बताया कि उसकी बीवी कभी भी ब्लैक स्टॉकिंग्स नहीं पहनती है। दोस्तों, आइलैंड के स्कूल यार्ड्स में आज भी एक कहावत बोली जाती है, आर यू अ विच और आर यू अ फेरी और आर यू अ वाइफ ऑफ माइकल क्लेरी। दोस्तों, सच ये था कि माइकल अपनी बीवी को ठीक करते हुए खुद दिमागी हालत खो चुका था। उसके मरने के बाद वो हर दिन फेरी रिंग के बाहर बैठ के उसका इंतजार करता था और उसका मानना था कि एक दिन सफेद घोड़े पे बैठ के उसकी बीवी वहां से बाहर निकल के जरूर आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जो कि ये बताता है कि उस जमाने में वुमेन को इंडिपेंडेंट होना कितना भारी पड़ता था और कई सारे सुपरस्टिशंस और मान्यताएं थी जिनको लोग फॉलो किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।